में हम भाग 11 पढ़ना चालू किए थे। इसमें क्या है, केंद्र राज्य संबंध, और ये अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक है। और इसमें केंद्र और राज्य के बीच दो संबंध है ना, अधिकतर जो केंद्र और राज्य के बीच है वो तीन संबंध होते हैं। पहला बताया था विधायी संबंध, दूसरा बताया था प्रशासनिक संबंध, और तीसरा बताया था कौन सा, वित्त संबंध। तो ये जो वित्त संबंध है इसका वर्णन जो है वो भाग 12, जिसको आगे की क्लास में, ठीक। और विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध जो है इसका वर्णन किसमें, भाग 11 में है। तो अनुच्छेद नंबर 245 से 255 विधायी संबंध है, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 245 में बताया गया है कि संघ व राज्य जो है किन क्षेत्रों में कानून बना सकते हैं। तो जो संघ है यानी कि संसद है वो पूरे इसके लिए, देश के लिए, और राज्य जो है पूरे अपने राज्य का विधानमंडल जो है वो पूरे अपने राज्य के लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। देश के बाहर यदि किसी विषय पर कानून बनाना है जिसका संबंध भारत से है तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। अनुच्छेद नंबर 246 में बताया गया कि किन विषयों पर संसद और राज्य क्या बना सकता है कानून। तो इसके लिए तीन प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसका वर्णन कहा है अनुसूची नंबर 7 में। तो संघ सूची में जो विषय है उनके लिए संसद कानून बनाएगा, राज्य सूची में जो विषय है उनके लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो विषय है उसके लिए जो है दोनों संसद और राज्य विधानमंडल क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। क्लियर है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 247, इसमें बताया गया अतिरिक्त न्यायालय। अगर संसद को लगे कि कहीं पर अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करना है तो शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। इसके बाद 248, यदि कोई विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है उन पर कानून बनाना है तो ये शक्ति संसद के पास है। इसी को कहा जाता है अवशिष्ट शक्ति का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 249, यदि भारत देश में आपातकाल नहीं है तब संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। उसके लिए राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए, और जो कानून बनेगा वो 1 साल के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, और फिर 2/3 समर्थन मिलने के बाद, संसद से पास होने के बाद वो कानून का अवधि क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 250 बोलता है कि जब देश में आपातकाल लगा है तो बिना किसी समर्थन के संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। अनुच्छेद नंबर 251 कहता है कि संसद जो है अनुच्छेद नंबर 249 और 250 के तहत यदि कोई कानून बनाता है तो उसके असंगत या उसके विपक्ष में कानून पास नहीं कर सकता कौन, राज्य का विधानमंडल। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बना के दे सकता है कौन, संसद। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 253, अनुच्छेद नंबर 253 में है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है कौन, संसद। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 254, अनुच्छेद नंबर 254 में है कि किसी एक विषय पर संसद या राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है और दोनों में विरोधाभास होता है तो वहां पर संसद का कानून क्या होगा, क्लियर है। इसके बाद हमको आज पढ़ना है प्रशासनिक शक्ति, जो अनुच्छेद नंबर 256 से कहां तक है, 263। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 256 से 263, यहाँ जो बोला गया है इस अनुच्छेद में क्या बोला गया है, तो आपको अनुच्छेद के सहित इसको रटने की जरूरत नहीं, क्या बोला गया है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बोला गया है कि कौन सा वाला, ये अनुच्छेद नंबर 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद। ये किस अनुच्छेद में, ये भूल जाकर चल जाए, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाकर दे सकता है कौन, संसद। क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो याद रखना पड़ेगा, जैसे 249 ये डायरेक्ट अनुच्छेद से पूछा जाता है, 250, ठीक है। और इसके अलावा है आपका ये 254, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको किसे, अच्छा 248 अवशिष्ट शक्तियां, ये अनुच्छेद डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में, 248 है ना। राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, 249। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है संसद, अनुच्छेद नंबर 250। ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे अनुच्छेद से पूछे जाते है ना। जहां पर अनुच्छेद याद करना होगा वो बता दूंगा, बाकी अनुच्छेद के अंदर क्या कहा गया है वो आपको याद है। ठीक। तो इसी के तहत चालू करते हैं कौन सा, प्रशासनिक शक्ति। कल मैंने आपको विधायी शक्ति में बताया कि 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। तो जो प्रशासनिक
आधार है, प्रशासनिक जो शक्ति है वो विधायी शक्ति के आधार पर लागू होगा। प्रशासनिक शक्ति जो है वो विधायी शक्ति के आधार पर लागू होगा। मतलब संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद या केंद्र। ठीक है, संसद या केंद्र जो है वो कानून बनाता है। तो संघ सूची पर जितने विषय लिखे गए हैं उन पर प्रशासन करने का भी अधिकार किसको है? संसद को या केंद्र को। जैसे संघ सूची में क्या लिखा है? नागरिकता। तो नागरिकता के संबंधित जितना भी काम होगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार या संसद करेगा। क्लियर है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। तो उस पर शासन या प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? राज्य की होगी, है ना। पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। तो पुलिस से संबंधित काम करवाना या जो भी काम है वो कौन कराएगा? राज्य कराएगा। क्लियर है? समवर्ती सूची पे कानून दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर कानून दोनों बना सकते हैं, परंतु उसके प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? अधिकतर राज्य की। कुछ स्थितियों को छोड़कर प्रशासन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की। जैसे आपातकाल लगा है तब यहाँ पर समवर्ती सूची पर प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र की। क्लियर है? बाकी दशा में समवर्ती सूची के विषयों पर भी प्रशासन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य की। क्लियर है? इसी को अनुच्छेद नंबर 256 के तहत कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका जो भी काम करेगी उसे संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत करना पड़ेगा। राज्य की कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी उसे संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे संसद ने नियम बना दिया है, जैसे कि बताया ना शिक्षा वाला उदाहरण कि नियम बना दिया है कि 18 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है, तो जो राज्य की कार्यपालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी तो इस नियम के अंदर ही काम करेगी। क्लियर है? तो राज्य की जो प्रशासन शक्ति है वो हमेशा इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत ही क्या करेगी? कार्य करेगी। ऐसा किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 256। ठीक है? इसी अनुच्छेद नंबर 256 के तहत केंद्र जो है वो राज्य को क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। राज्य की अपनी अलग क्या है? कार्यपालिका है, वो अपना अलग कार्य को क्या करता है? अपने राज्य के लिए संचालन करता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है। लेकिन यदि केंद्र को लगता है कि किसी विषय पर उसको क्या देना है? राज्य को निर्देश देना है, तो ये ताकत दिया गया, शक्ति दिया गया इसमें अनुच्छेद नंबर 256 में कि केंद्र जो है वो राज्य को क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है। किसी राष्ट्रव्यापी विषय पर केंद्र जो है वो राज्य को क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है। जैसे अभी नागरिकता का एक कानून आया था, सीएए। नागरिकता के लिए जितने भी शरणार्थी हैं उनका नागरिकता जांच करना था, तो केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है आप अपने राज्यों में जितने भी शरणार्थी हैं उनका लिस्ट बनाओ और मेरे को भेजो। ऐसा लिस्ट दिया कि नहीं दिया? तो केंद्र जो है किसी भी राष्ट्रव्यापी मुद्दे के लिए राज्य को क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है। इस तरह अनुच्छेद नंबर 256। क्लियर है? अब यदि राज्य निर्देश का पालन नहीं करता तब क्या होगा? राज्य अगर निर्देश का पालन नहीं करता है तो आपातकाल में अनुच्छेद नंबर 365 आपातकाल में भाग 18 जो आपातकाल है वहां पर अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 365। इस 365 में लिखा है कि यदि राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है ना, राज्य जो है वो निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो राज्यपाल के अनुशंसा पर उस राज्य में क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। समझ में आया? अनुच्छेद नंबर 256 के तहत केंद्र जो है वो राज्य को क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है। निर्देश का पालन करेगा तो ठीक, यदि निर्देश का पालन नहीं किया गया तो राज्यपाल की अनुशंसा पर अनुच्छेद नंबर 265 में बोला गया है 365 में कि यदि राज्य निर्देशों का पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति जो है वहां पर क्या लगा देता है? राष्ट्रपति शासन। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 256। किसी डाउट है? हाँ, अगर अभी केंद्र कोई निर्देश देता है किसको? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार, और ये नहीं मानता है तो राज्यपाल बोलेगा कि आपने जो निर्देश दिया था उसका पालन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दो? राष्ट्रपति शासन। तो सीधा यहाँ पर क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन, और पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? इसीलिए केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का क्या किया जाता है? पालन किया, यदि वो निर्देश किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद नंबर 256। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 257। अनुच्छेद नंबर 257
अनुच्छेद नंबर 257 में लिखा है कि जो राज्य है ना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ना, वो ऐसा काम करेगी जिससे राज्य केंद्र की कार्यपालिका को कोई भी बाधा ना पहुंचे, है ना। इसमें क्या लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका जब काम करेगी तो उसका काम ऐसा होना चाहिए कि केंद्र की कार्यपालिका को कोई भी बाधा ना पहुंचे। क्लियर है? जैसे राज्य मान लो क्या कर रहा है, कहीं सड़क बना रहा है ना, राज्य कहीं क्या कर बना रहा है, सड़क बना रहा है। सड़क जो है राज्य का क्षेत्र में आता है। अब वो ऐसा सड़क बना रहा है कि वो रेलवे पटरी से जाए, है ना, तो वो रेलवे पटरी हटा देगा, उसके बाद सड़क बनाएगा, ऐसा नहीं। राज्य अपना काम करेगा लेकिन केंद्र की कार्यपालिका पर कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। वो सड़क बनाए या रेल उसके ऊपर में चलाए या रेल उसके नीचे में चलाए, लेकिन जो है केंद्र की कार्यपालिका में बाधा नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो राज्य जब काम करेगा तो उसके द्वारा किए गए कामों से केंद्र की कार्यपालिका में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आना चाहिए, ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 257। क्लियर है? इसी में यह भी बताया गया है कि जितनी भी केंद्रीय संपत्ति है उन सब का सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, राज्य का। जितनी भी केंद्रीय संपत्ति है उसके सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, राज्य। जैसे पोस्ट ऑफिस किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के लिए कौन रहता है, राज्य का पुलिस रहता है। यदि वहां पर सुरक्षा के लिए किसी को बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे, राज्य के पुलिस को बुलाएंगे। तो बैंक जो है कैसा होता है, केंद्रीय बैंक। स्टेट बैंक कैसा है, केंद्रीय बैंक, लेकिन वहां पर जो पुलिस आएगा उसकी रक्षा के लिए वो कौन सा होगा, स्टेट का होगा। तो इसी अनुच्छेद के तहत केंद्रीय संपत्ति के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद नंबर 258। अनुच्छेद नंबर 258। अनुच्छेद नंबर 258 ये कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है, अनुच्छेद नंबर 258 के तहत राज्य की कार्यपालिका को केंद्र की कुछ शक्ति क्या की जा सकती है, सौंपी जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 258 के तहत राज्य की कार्यपालिका को केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति क्या की जा सकती है, सौंपी जा सकती है ना। और इसमें 3 प्रावधान बताए। पहला, राष्ट्रपति राज्य की अनुशंसा पर या राज्य के कहने पर, है ना, राष्ट्रपति राज्य के समर्थन से केंद्र की किसी शक्ति को किसको दे सकता है, राज्य को दे सकता है। यही पावर संसद को भी दिया गया कि संसद जो है राज्य को अपनी कोई शक्ति या अपना कोई कार्य किसको दे सकता है, राज्य को करने के लिए दे सकता है। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूं, जनसंख्या ये किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, यानी इस पर काम करने का अधिकार किसको है, केंद्र को। किसको है, केंद्र को। लेकिन जब जनसंख्या कराई जाती है, जनसंख्या गिनती कराई जाती है, तो वो केंद्र करता है क्या, नहीं, ये सब राज्यों को सौंप देता है। केंद्र जो है जनसंख्या पर कानून बनाता है, यानी इस पर प्रशासन करने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की है। इस पर सारा काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की। लेकिन केंद्र जो है, जो सेंट्रल ऑफिसर है वो आके जनगणना करता है क्या, नहीं करता। सेंट्रल से कोई आता है क्या कर्मचारी जनगणना करने? आपके यहाँ जो जनगणना करने आता है वो कैसा कर्मचारी होता है, राजकीय कर्मचारी। तो जनसंख्या केंद्र का काम, लेकिन वो किसको सौंप दिया, राज्य को सौंप दिया। तो ऐसा वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, 258 के तहत कर सकता है। क्लियर है? और इस सारे चीजों में जो अतिरिक्त कार्य राज्य को सौंपा गया, इसके लिए जितना खर्च आएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, केंद्र के द्वारा दिया जाएगा। ऐसा भी 258 में बताया। क्लियर है? इसी तरह से देखो, जो भारतीय लोक सेवा आयोग में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, है ना, ये चुने किसके द्वारा जाते हैं, केंद्र के द्वारा। चुने किसके द्वारा जाते हैं, केंद्र। यह बात है, बता रहा हूं कैसे। यहाँ पर केंद्र के द्वारा काम किसको कराया जाएगा, राज्य को, और उसका सारा खर्चा कौन वहन करेगा, केंद्र। लेकिन अपवाद है ये, कैसे, भारतीय लोक सेवा आयोग से जो आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, केंद्र के। काम कौन कहाँ करता है, इस पर प्रशासन भी कौन चलाता है, राज्य। और इसका पूरा खर्चा पानी भी कौन देता है, राज्य। क्लियर है? ये अपवाद है। इस 258 में ये कहा गया है कि केंद्र की शक्ति राज्य को क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति सौंप सकता है, संसद सौंप सकते हैं। क्लियर है? और उसमें जो सारा खर्चा है वो भी कौन देगा, केंद्र देगा।
लेकिन आईएएस आईपीएस की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, लेकिन उस पर प्रशासन केंद्र को करना चाहिए, लेकिन केंद्र नहीं करता, कौन करता है? राज्य करता है। जो कलेक्टर है उसको आदेश कौन देता है? मुख्यमंत्री देगा नहीं, मुख्यमंत्री जो मंत्रिमंडल वो देता है, यानी कौन करता है? राज्य प्रशासन करते हैं। और उसका सारा खर्चा जो वेतन वगैरह है वो कौन देता है? राज्य। ये बात अलग से नोट करते हैं, क्लियर है? इसके बाद अनुच्छेद नंबर 259 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 259 जो है वो क्या हो गया है? समाप्त। इसको लिखो। अनुच्छेद नंबर 260, अनुच्छेद नंबर 260, इसमें बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों है ना, मुद्दों पर यानी कि भारत क्षेत्र से बाहर किसी कार्य को करने के लिए संघ जो है वो करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। और इसके लिए वो राज्य सरकार भी क्या कर सकता है? मदद दे सकता है। अनुच्छेद नंबर 260 में क्या बोला गया है कि भारत क्षेत्र से बाहर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र की होगी। प्रशासन करने की जिम्मेदारी केंद्र की होगी या संघ की होगी, लेकिन इसमें कार्य संघ भी कर सकता है और उसको राज्य के सहायता से भी कर सकता है। क्लियर है? जैसे अमेरिका से कोई समझौता कर रहा है तो वो समझौता करने का काम किसका है? संघ का है ना, लेकिन वहां इसको भी भेज सकते हैं, किसी राज्य की कार्यपालिका के अधिकारी या मंत्री को भी भेजा जा सकता है। क्लियर है? तो राज्य की कार्यपालिका भी सहायता लिया जा सकता है। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 261, अनुच्छेद नंबर 261, अनुच्छेद नंबर 261, संसद द्वारा पूरे देश के लिए, राज्य विधानमंडल के द्वारा पूरे राज्य के लिए या न्यायालय के द्वारा बनाया गया कानून, ये पूरे भारत में है ना, जो कानून जिस क्षेत्र के लिए जिस विषय पर बनाया गया, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? जैसे पूरे देश के लिए बनाया गया है, उसको पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? संसद की। राज्य के विधानमंडल के द्वारा राज्य के लिए कानून बनाया गया है, उसको पालन करने की जिम्मेदारी, पालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। और न्यायालय के द्वारा यदि पूरे देश के लिए कानून बनाया गया है, उसको पालन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र की होगी। ऐसा बताया गया इसमें अनुच्छेद नंबर 261। उदाहरण से समझे, अभी कोरोना आया था है ना, अभी भी चली रहा आया नहीं, तो केंद्र या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो सबको फ्री में लगाई जाए, पूरे देश में फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। क्लियर है? तो इसका पूरे देश में पालन कराना है, ऐसा जिम्मेदारी किसका होगा? संसद। ये पूरे देश के लिए था, तो इसको पूरे देश में लागू कराना किसकी जिम्मेदारी होगी? संसद की होगी। अब ये कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कोरोना वैक्सीन लगाने का 200 रुपये लूंगा, तो कोई राज्य बोलेगा मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये संसद फिर उस पर कार्रवाई कर देगा। ये संसद की जिम्मेदारी है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून को पूरे देश में क्या किया जाए? लागू करवाया जाए। और राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को पूरे राज्य में क्या किया जाए? लागू किया जाए। इसमें अनुच्छेद नंबर 261 क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 262, अनुच्छेद नंबर 262, ठीक है? नदी बहती है तो एक राज्य से बहती है क्या? नहीं, कुछ नदी बहती है एक राज्य से, अधिकतर नदी जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन नदी को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। नदी को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। तो एक नदी जो 2 राज्यों से होकर गुजर रही है, उस नदी के लिए एक राज्य अलग नियम बना रहा है और एक राज्य अलग, तो दोनों में विवाद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो नदी विवाद से संबंधित जो भी मामले हैं उसको स्पष्ट किया गया है इसमें अनुच्छेद नंबर 262। अब क्या कहा गया उसमें? जब 2 राज्यों के बीच नदी विवाद होगा, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी विवाद होगा, तो उसके लिए संसद जो है कानून बना सकता है। उसके लिए क्या कर सकता है? संसद कानून बना सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी से संबंधित कोई विवाद होगा तो उसके लिए संसद क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और इस अनुच्छेद में संसद को इतना पावर दिया गया है कि यदि नदी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को भी रद्द कर सकता है कौन? संसद। नदी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को भी समाप्त कर सकता है कौन? संसद। क्लियर है? और उस विवाद के लिए जो संसद है एक अधिकरण या ट्रिब्यूनल का भी क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है ना? वो एक अधिकरण, एक समिति की स्थापना कर सकती है कि वो नदी का पानी कहाँ जाएगा, किसको कितना पैसा देना है ना? नदी का पानी उपयोग करने के लिए कौन कितना प्रतिशत उपयोग करेगा, वो सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? अधिकरण की हो जाएगी।
क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 265 में नदी विवाद के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी संबंधी कोई विवाद होता है तो उसके लिए संसद क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। यहाँ तक कि इस विवाद में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को भी रद्द कर सकता है, समाप्त कर सकता है कौन? संसद। और इस विवाद को सुलझाने के लिए संसद जो है एक अधिकरण समिति का भी क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। फिर नदी के पानी का कैसे उपयोग करना है वो फैसला कौन करेगा? अधिकरण द्वारा कराता है। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 265 इसको अनुच्छेद सहित याद करना, इसको अनुच्छेद सहित याद करना कि नदी विवाद संबंधी अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद नंबर 265। प्रशासनिक संबंध का और इस भाग नंबर 11 का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 263। अनुच्छेद नंबर 263 और इसमें बताया गया है इसके बारे में अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो संबंध बताया गया है ना, कि कैसे कैसे अपनी शक्ति और अपने प्रशासन को उपयोग करेंगे केंद्र और राज्य। लेकिन कहीं कहीं पर केंद्र और राज्य के बीच क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। कहीं कहीं पर राज्यों और राज्यों के बीच क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। तो टकराव मत हो, उनके बीच आपसी समन्वय बना रहे, ऐसा करने के लिए एक परिषद का गठन किया जा सकता है जिसका नाम क्या होगा? अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है बोलेगा? अनुच्छेद नंबर 263। इसको भी अनुच्छेद सहित याद रखना। अनुच्छेद नंबर 263 में क्या है? अंतरराज्यीय परिषद है। जो क्यों बनाया जाता है? ताकि केंद्र और राज्य के बीच आपसी क्या बना रहे? समन्वय बना रहे। क्लियर है? इसकी स्थापना करेगा राष्ट्रपति। इसकी स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। पहला अंतरराज्यीय परिषद 1990 में गठित हुआ था। पहला अंतरराज्यीय परिषद कब गठित हुआ था? 1990 में। कौन सा राष्ट्रपति गठित किया था 1990 में? कौन राष्ट्रपति था? याद करो, कौन था राष्ट्रपति? आर वेंकट रमन। कौन था? आर वेंकट रमन। उन्होंने ही 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्यमंत्री थे उसी के समय पहली बार अंतरराज्यीय परिषद का क्या किया था? गठन किया था, जिसका पहला बैठक जो है 10 अक्टूबर 1990 में हुआ था। जिसका पहला बैठक 10 अक्टूबर 1990 में हुआ था। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें सदस्य प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा बताए गए 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, वह जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक और या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है वो उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और जिन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो जो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री भी इस अंतरराज्यीय परिषद का क्या होता है? सदस्य। क्लियर है? जब इस अंतरराज्यीय परिषद का बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता करता है कौन? प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री को बोलेगा वही अंतरराज्यीय परिषद के बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। क्लियर है? तो ये है प्रशासनिक संबंध जो केंद्र और राज्य के बीच भाग 11 में बताया गया है। तो और हम कल पढ़ेंगे भाग 12 केंद्र और राज्य के बीच संबंध। आज के लिए